हाय एवरीवन। तो जो अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस इज, है ना? तो x ग्रेटर देन जीरो एक कंडीशन दी हुई है और उसके ऊपर लॉग के टर्म्स में एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है ना? देखने से इक्वेशन इतनी टिपिकल नहीं लग रही है, आपको लग रहा होगा ऐसा। पर जब भी होता क्या है ना, e की पावर में जैसे ही चीज़ें जाती हैं ना, पहली चीज जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए वो होता है बोथ साइड लॉग ले लो। अगर लॉग लोगे तो ई की पावर में जो भी चीज़ है फटाक से नीचे आ जाएगा और लॉग ई वन बन जाएगा। तो आपका एक्सप्रेशन काफ़ी रिजॉल्व फॉर्म में आ जाएगा। मेरा सेम चीज़ को अपन यूज़ करते हैं लिमिट्स में, पर उसको एक्चुअली में अपन इसके जस्ट रिवर्स प्रोसेस में करते हैं। मेरा और वो बहुत ही शानदार टेक्निक है। खैर वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, लिमिट जब पढ़ेंगे तो। बट एट दैट टाइम बोथ साइड लॉग लेना है एंड यही अपना जो है पहली स्टेप होगी। ठीक है, होना ही चाहिए इसको। लॉग लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा लॉग ई, और जो आगे का पार्ट है वो पीछे आ जाएगा। दैट इज 5 टाइम्स लॉग एक्स इसका स्क्वायर प्लस 3, ये वाली चीज। और ये लॉग ई बेस ई, वैसा बेस में ई है ना? और इस पे भी लूंगा तो लॉग एक्स बेस ई और 8। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो ये तो वन हो गया, ये वाली चीज वन हो गई। ठीक है, इसके बाद में जो एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस हो गया है 5 टाइम्स लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 8 लॉग एक्स। अब इसको ध्यान से देखो, ये बहुत ही सिंपल हो गया है। ये पूरी इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिख रही है, दैट इज रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इफ वी सब्स्टिट्यूट लॉग एक्स इक्वल टू ए। अगर हमने लॉग एक्स को ए रख दिया, लॉग एक्स इसको आप ए सब्स्टिट्यूट कर दो तो हो जाएगा ये ऐसा है। ठीक है, सो ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है 5 ए स्क्वायर, इसको इस तरफ ले आओ तो हो जाएगा -8 ए प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है यार। 8 ए को आप -5 ए और -3 ए में सेपरेट कर लो और ये क्वाड्रेटिक बहुत बहुत ही आसानी से फैक्टराइज हो जाएगी, है ना? और मेरे को वैल्यूज भी मिल जाएगी ए की। पर ए की वैल्यू निकालना अपना एम नहीं है, अपना एक्स निकालना है। और एक्स भी नहीं, प्रोडक्ट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो आपको हर स्टेप में ध्यान रखना है, कोई सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपको पहले ए निकालना है, ए से फिर एक्स निकालना है, और फिर एक्स की जो वैल्यूज आएंगी उनका प्रोडक्ट करना है। ठीक है ना? तो फाइन, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपने बीच में कहीं पे रोका, देखा, हो सकता है ऑप्शन में ओ, हाँ, चारों ऑप्शन में वो वैल्यू हो और आप टिक लगा के आगे बढ़ जाते, वहां पे मिस्टेक हो जाती। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इस पार्ट में से 5 ए कॉमन ले लो तो अंदर आ रहा है a-1, -3 कॉमन ले लो तो a-1। ये कितना हो रहा है? a-1, और ये हो रहा है 5a-3। अब देखो यहां से a की दो वैल्यूज आ रही हैं। पहली आ रही है इक्वल टू वन, इक्वल टू वन आ रहा है, मतलब लॉग एक्स इक्वल टू वन। इससे x कितना आ रहा है? e। ये तो हो गया है एक सॉल्यूशन, एक। नेक्स्ट वन इज a इक्वल टू 3/5। भाई 5a-3 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 3/5 लॉग एक्स बेस ई
ये कितना हो जाएगा 3/5। इसका मतलब x कितना आ रहा है e की पावर 3/। तो ये दो सॉल्यूशन आए हैं, स्टिल अभी भी आंसर नहीं आया। इन दोनों को प्रोडक्ट करना है आपको। प्रोडक्ट मीन्स e की पावर 1 इंटू ई की पावर 3/5। इसका मतलब पावर का एडिशन होगा, दैट इज 1 प्लस 3/5, और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 8। तो e की पावर 8/5। दैट मस्ट बी अवर फाइनल सॉल्यूशन। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। फर्स्ट ऑप्शन ही है। हाँ, ओके ठीक है। सो ये अपना आंसर है, ठीक है। अब एक सेकेंड, आप एक चेक करो, देखो आपका एक सॉल्यूशन ये x इक्वल टू ई भी आ रहा है, ई आपके ऑप्शंस में है। तो ऐसी चीजें हो सकती है ना, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 9th हो गया। अपन नेक्स्ट देखते हैं। ओके ओके। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये एपीजीपी से है। हाँ ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें टी आर का सम दे रखा है। तो टी आर इज वॉट, द जनरल टर्म। जनरल टर्म का सम दे रखा है, मतलब ये वाली चीज, ये वाला है आपका सम का आउटपुट। मतलब ये टी आर है, आर 1 से एन तक जा रहा है, तो ये एस एन दे रखा है, एन नंबर ऑफ टर्म्स का सम, एस एन। पर टी आर आपको नहीं पता, मतलब जनरल टर्म आपको नहीं पता। एस एन पता है, सम पता है, पर जनरल टर्म नहीं पता। अब जब भी सम पता होता है और आपको जनरल टर्म पता करना होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज एस एन माइनस वन। अगर आपने ये निकाल दिया तो आपको टी एन मिल जाता है, nth टर्म ऑफ आवर जनरल टर्म। तो एन की जगह आर लिख लेंगे तो आर टर्म मिल जाएगी। सो 1/TR लिखेंगे तो 1/TR का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और फिर देखते हैं जो भी एक्सप्रेशन आएगा उस अकॉर्डिंग अपन डिसीजन लेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ओके। एस एन माइनस वन करना है, तो ये तो इतना डिफिकल्ट नहीं होएगा। देखना आपको खुद ही समझ में आया क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सारे ऑड नंबर लिखे हुए हैं, एक से शिफ्ट हो जाएंगी बस, और कुछ नहीं है ना। सो इसको आप सॉल्व करोगे, सो क्या बन रहा है भाई, ये पहले लिखा है। अब तो पहले एन निकाल लेते ना, फिर आर निकाल लेंगे। एन को आर से रिप्लेस करोगे तो आर आ जाएगा, ठीक है। 2n-1, 2n+1, 2n+3, 2n+5। ये है एस एन माइनस। अब n-1 करूंगा ना, तो ये और टर्म से एक टर्म पीछे शिफ्ट हो जाएगी। तो 2n-1 है, 2n-3 हो जाएगी पहली टर्म। तो ये क्या हो जाएगा 2n-3, और यहां से चार टर्म लेना है आपको। तो नेक्स्ट टर्म 2n-1, फिर 2n+1 और 2n+3। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 1/64 है, कॉमन ले लो। तो ये थोड़ा मिटा लेते, ये 1/64 बाहर आ गया है, और इक्वल टू ऐसा कुछ लिख, ठीक है। कॉमन देखो, कॉमन इसमें से बहुत कुछ आ रहा है। 2n-1, यहां से 2n+3, यहां तक कॉमन आ रहा है। तो 1/64, 2n-1, 2n+1, 2n+3, इतना कॉमन आ गया है। पहले वाले में बच रहा है 2n+5, और नेक्स्ट वाले से बच रहा है ये 2n-3। ओके। अब 2n से 2n कैंसिल हो रहा है, 3 भी पॉजिटिव हो रहा है, तो 5+3 8 आ रहा है, अंदर 8 आ रहा है ना, ये वाली इतना पूरा कितना आ रहा है 8।
इसको थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं। अब ये 8 आ रहा है न्यूमरेटर में, ये 8 से 64 कटेगा 8 टाइम, मतलब कि फाइनल जो मेरा आएगा वो कितना आएगा, 1/8, ये आ जाएगा 2n-1, 2n+1, 2n+3, ये क्या है, tn, ये tn है, tn की जगह r लिख लो तो ये tr हो जाएगा, है ना। लेकिन उसने पूछा है 1/tr का सा, तो इसका उल्टा कर दो, तो 1/tr ये कितना आ जाएगा, 8/2r-1, 2r+1, 2r+3। अब ये 3 टर्म है, इस पे समेशन लगा हुआ है, वैल्यूज आर इक्वल टू 1 से n तक ही जा रहा होगा, बहुत ऑब्वियस है, देख लेते हैं। हाँ भाई ये जा रहा है, पर n किसको, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ओके, तो n इन्फिनिटी को अपन अप्रोच करा लेंगे, पहले इतना तो करते हैं। तो होता क्या है, जब मेरी दो टर्म्स होती हैं तो मैं दो टर्म्स का डिफरेंस ऊपर चेक कर, है ना, और वो एक जनरली एक कांस्टेंट आ रहा होता है ना, वो चीज मिल गई तो ठीक है, नहीं तो उसी चीज को क्रिएट करना होता है। अब या तो मल्टीप्लाई डिवाइड से कर लो या जैसे भी दिया है उस तरीके। जब 3 टर्म्स आते हैं तो ये चीज अपन पहली और लास्ट के लिए करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस देखोगे तो 2r+3 माइनस 2r-1, ये 4 आ रहा है। आप इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, इन दोनों का डिफरेंस चेक करोगे तो कितना आ जाएगा, यार करके ही बता देता हूँ। ओके, कोई डाउट नहीं रहेगा। 2r से 2r कैंसिल हो रहा है, 3+1 कितना, 4। अब 4 ऊपर नहीं है, 8 है ऊपर, तो 8 को 4×2 लिख लेता हूँ, 2 बाहर लिख लूंगा, ठीक है। तो ये समेशन है, इसमें मैं 2 बाहर लिख लेता हूँ, और अंदर का जो 4 है उसको मैं ऐसा और ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये अंदर क्या जाएगा, ये समेशन में है, और ये आ जाएगा 2r+3, और ये आ जाएगा 2r-1। अब इसके नीचे 3 टर्म्स है, और इसके नीचे भी 3 टर्म्स है, और बीच में है सब्ट्रैक्शन। अब देखो, एक में 2r+3 से ये 2r+3 कैंसिल हो जाएगा, और एक में 2r-1 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब अब कितना बच जाएगा समीशन में, 1/, स्टार्टिंग की 2 टर्म दैट इज 2r-1, 2r+1, ये, और इसमें एंड की 2 टर्म दैट इज 2r+1 और 2r+3, ठीक है। अब इसके बाद में आप r की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। हुआ क्या, आपकी एक सीरीज बनेगी जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी, और बीच की सारी टर्म्स कैंसिल आउट होती जाएंगी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, r की वैल्यू 1 रखो, तो ये कितना आ जाएगा, 1×3 माइनस 1/3×5 प्लस 3×5 माइनस 5×7, फिर प्लस, ऐसे ऐसे करते जाएगा, लास्ट में यही दोनों ही लिखा रही होंगी nth के फॉर्म, दैट इज 2n-1, 2n+1 और माइनस 1/2n+1, 2n+3, ठीक है। देखो ये कैंसिल हो रहा है, ऐसे ये और आगे की भी ये कैंसिल हो रही होंगी, और यहां तक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अब इसके बाद में पहली और लास्ट टर्म बच रही है, दैट इज 1/3
और वहां से 1/2n+1 इंटू 2n+3 को लिख लेते हैं सिस्टमेटिकली, दैट इज 1/3 माइनस 1/2n+1 2n+3। ठीक है, अब इस चीज में मेरे को n की वैल्यू इन्फानाइट पे अप्रोच कराना है, ऐसा कुछ n इन्फानाइट पे अप्रोच कराना है। ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये 2 इंटू 1/3 दैट विल बी 2/3 आपका आंसर आ रहा होगा। ओके, और ये ऑप्शन में भी है, ये रहा, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो एक प्रोसीजर क्या था? प्रोसीजर ये था कि अगर आपको जनरल टर्म आपको नहीं दी हुई है और सम ऑफ टर्म दिया हुआ है, तो Sn-1 आपको जनरल टर्म देता है, और ऐसे ही दो कंसेक्यूटिव जनरल टर्म्स का डिफरेंस मेरे को कॉमन डिफरेंस देता है एपी का। ठीक है, तो अपन ने जनरल टर्म निकाला है, जनरल टर्म निकला है, तो जो उसने पूछा है वहां पे अपन ने टी आर को यूज किया है और कैलकुलेट किया। अगली चीज क्या समझने जैसी है कि जब ये तीन चीजें डिनोमिनेटर में आती हैं, तो फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस ऊपर चेक करना होता है। अगर ये अवेलेबल है तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। दो ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा ये कि आपके पहली टर्म बचेगी और लास्ट टर्म बचेगी, बीच की सारी टर्म्स कैंसिल आउट होने लग जाती। क्वेश्चन इतना टिपिकल नहीं था, आपको बस प्रोसीजर पता है और आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है, इसमें काफ़ी अच्छा टाइम आप सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी फ्रॉम ऑल द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स 5 letters आर चोजन एंड आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हाँ भाई, ये पीएनसी से हो रहा है। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द मिडिल लेटर इज एम। तो देखो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर टाइप से है। ठीक है, अब मेरे को ये पता होना चाहिए कि एम की लोकेशन क्या होती है। तो आप काउंट करना स्टार्ट करो, ABCDEFGHIJKLM, 13 पोजीशन पे एम आएगा। मतलब कि एम के पहले ये 13 पोजीशन पे है, तो इसके पहले 12 अल्फाबेट्स आ सकते थे। ठीक है, और इसके बाद में कितने आएंगे? 13। ठीक है, तो अब मेरे को 5 चुनना है, और चूंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, तो मेरे को 12 में से कोई 2 चुनना होंगे, और उनको अरेंज करने का तरीका नहीं होगा, है ना? अगर आप सोच पा रहे हो, तो क्योंकि मैं उसको अगर अरेंज कर दिया तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आएगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आने के लिए अरेंज करने का तरीका एक ही होएगा। तो 12C2 × 1, सेम इधर भी ऐसे ही करना है। 13 लेटर्स है इस तरफ, एम के इस तरफ, तो 13 में से कोई भी 2 लेटर चुनना है एम के आगे के लिए, और उनको अरेंज करने का तरीका एक ही होएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है। ठीक है ना, पीएनसी में क्वेश्चन सॉल्व करने का, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आना होता है, आप क्या करो, 3 लेटर 4 लेटर जितने भी लेटर बोला है उसमें, कि लेट से मेरे को 9 में से 3 लेटर चुनना है, 3 डिजिट चुनना है, 1 से 9 तक है, और 3 डिजिट चुनना है, ताकि तीनों डिजिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो आप 9 में से कोई भी 3 डिजिट चुन लो, फिर उनको जब अरेंज करोगे तो अरेंज करने का तरीका एक ही होएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो पहले छोटा आएगा, उसके बाद बड़ा आएगा, और उसके बाद बड़ा आएगा, है ना? आपने कोई भी 3 चुने हो, है ना, उसमें से जो सबसे छोटा होएगा, चुनने वालों में से सबसे छोटा होगा उसको पहले रख देंगे, उससे बड़ा उसके नेक्स्ट, और उससे बड़ा उसके नेक्स्ट, तो वो एक ही तरीका सेट होएगा।
ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 12C2 मीन्स 12 × 11/2 और 13 × 12/2। ठीक है, सो ये कितना हो रहा है, 2 2 4, ये 3 टाइम्स, 3 × 11 दैट इज 33, और 13 × 12, तो 12 × 12 इज वॉट 144 प्लस 12, तो कितना 156, 146 एंड 156, तो ये 156 आ गया। ठीक है, तो 33 × 156 ये कर लो भाई, 156 × 33, 3 6 × 18, 8 1, 3 5 15, 8 16, 6 कैरी 1, 3 1 3 और 1 4, 4 6 8, 4 6 8, इनका एडिशन कर लो, तो ये कितना आ रहा है 8, 8 6 4 कैरी 1, ये 1, 5 1 4 8, 5 1 4 8, 5 1 4 8 ये। तो ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, या बस अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 11th है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद में। ठीक है।